और आप सभी का जो है गैलेक्सी प्लैनेट्स एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। और खुशी की बात यह है कि आज मैं जो टॉपिक्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक न केवल गवर्नमेंटेड जॉब हेतु बल्कि हाई स्कूल के यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड्स कि जो भी स्टूडेंट 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति काफ़ी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और बच्चों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इस वर्ष से अगर ये मेरे तीनों पार्ट्स, अभी मैं निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। और अगर तीनों पार्ट्स अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति के सारे क्वेश्चंस आप किसी भी एग्जाम्स में करके चले आएंगे। तो इसमें जो है निर्देशांक ज्यामिति में हमको समझने के लिए जो सबसे फर्स्ट पॉइंट्स है वो हमको देखना होगा कार्तीय तल। कार्तीय तल काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम कह सकते हैं कि दिस इज द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसको फाउंडेशन कर सकते हैं क्योंकि इसके बिना जो है निर्देशांक ज्यामिति को समझ पाना न केवल मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। इस वजह से जो है आप कार्तीय तल को समझेंगे कि कार्तीय तल जो है क्या है। तो देखिए, कार्तीय तल जो है दो अक्षों से बटा हुआ भाग होता है। एक एक्स अक्ष होता है जिसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। और दोनों अक्ष जो होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं और जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस बिंदु पे कट करती है उस बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश बोलते हैं, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश है। तो आप देख सकते हैं ये चार भागों में बांट रहा है। हमारा एक प्लेन ए हो जा रहा है, एक प्लेन ए हो जा रहा है, एक ए और एक ए, चार प्लेन हो जा रहे हैं। तो चारों प्लेन में देखिए, पहला प्लेन को हम प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये द्वितीय चतुर्थांश सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये तृतीय चतुर्थांश है थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये चार चतुर्थांशों में बटा हुआ जो हमारा प्लेन है इसी को हम बोलते हैं कार्तीय तल। अब इसमें एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो दो लाइनें, ये जो दोनों लाइनें हमारी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे कटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। अब इस मूल बिंदु से दाहिने तरफ जो भी दूरियां नापेंगे हम लोग हमेशा प्लस लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है ये पॉइंट है और ये वाई अक्ष है। तो मूल बिंदु से दाहिने तरफ जो भी दूरी नापेंगे हम लोग वो सारे के सारे प्लस में लिए जाएंगे और बाएं तरफ जो भी दूरी नापी जाएगी उसको हम लोग माइनस में लेंगे। इसी तरह मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो भी दूरी हम लोग मेजर करेंगे वो सब प्लस में लेंगे और मूल बिंदु से नीचे जितनी भी दूरियां लेंगे हम सारे के सारे माइनस में लेंगे। तो ये जो है दूरी के निर्देशांक लिखने के रूल्स हैं। आप देख सकते हैं मूल बिंदु से दाहिने तरफ और मूल बिंदु से बाएं तरफ, दोनों तरफ जो है मूल बिंदु से दाहिने तरफ और मूल बिंदु से ऊपर, हम इसमें जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, यानी इसके दो निर्देशांक होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो ये दोनों जो है प्लस प्लस होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में आप देख सकते हैं मूल बिंदु से बाएं नाप रहे हैं हम एक्स, सबसे पहले एक्स लेते हैं उसके बाद फिर वाई लेते हैं। तो एक्स माइनस हो जाएगा और वाई प्लस हो जाएगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में जो है पहला जो पॉइंट्स होता है वो नेगेटिव में लेते हैं और जो दूसरा जो पॉइंट्स होता है उसको हम प्लस में लेते हैं। तृतीय चतुर्थांश में आप देख सकते हैं कि दोनों नेगेटिव होते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश में पहला जो है पॉइंट्स यानी एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है। तो ये जो है निरूपित करने का जो है पॉइंट्स है। एक चीज और देखेंगे, अगर एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है, एक्स अक्ष पे कहीं भी कोई बिंदु लेंगे तो उसमें वाई का मान 0 होगा और वाई अक्ष पे किसी भी बिंदु पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। देखिए ये बिंदु हमने दिया है 3 और 2। 3 और 2 का मतलब कि एक्स पे 3 बिंदु है, 1 2 3, और वाई पे जो है 1 और 2। तो 3 और 2 एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है वो 3 और 2 हो गया। इसी तरह आप देख सकते हैं दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु हमने लिया है -4 और 3। तो देखिए जब -1 -2 -3 -4 और वाई अक्ष पे आप देख सकते हैं 3 है तो 1 2 और 1 3, तो -4 और 3।
इस तरह से हम चीज़ों को निरूपित करते हैं। एक पॉइंट्स हमने देखिए यहाँ पे लिखा है 0 -5, तो एक्स अक्ष पे देखिए चूंकि ये एक्स अक्ष पे है तो इस एक्स अक्ष पे जो है y का मान जो है 0 होता है और x की वैल्यू जो है 1 होती है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है मिस्टेक किया है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे चूंकि ये x की वैल्यू है तो x की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, x का मान जो हो जाएगा -5 हो जाएगा। और x अक्ष पे हमने बताया है कि x अक्ष पे y का मान क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया और ये हो जाएगा -5, तो -5 और 0 हो जाएगा। इसी तरह जो है अगर आपसे कोई कह दे कि आप जो है y अक्ष पे बताओ, तो y अक्ष पे कोई भी बिंदु लेंगे तो y अक्ष पे x का मान 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक बिंदु हमने यहाँ C लिया है, तो देखिए C पे जो है y का मान जो है दिया हुआ है और x का मान क्या दिया है 0, तो y अक्ष पे x 0 होता है और x अक्ष पे y 0 होता है। तो इस चीज़ों को जो है आप समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होगा। अब इसमें जो है हम 2-3 चीज़ और समझेंगे। अगर आप ये चीज़ समझ में आ गया आपको, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे नोट में दिया गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो है हमेशा 0 0 होता है। ध्यान रखेंगे जहाँ पे दोनों पॉइंट कट करती हैं आप देख सकते हैं 0, ये मूल बिंदु होता है। इसके दोनों निर्देशांक x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। फिर देखेंगे x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो जब x अक्ष पे कोई भी बिंदु लेंगे तो वहाँ पे x की वैल्यू होगी किंतु y का मान 0 होगा। इसी तरह y अक्ष पे जब हम लेंगे तो इसमें x का मान होगा, ठीक, y अक्ष पे y की वैल्यू दी गई होगी किंतु x का मान क्या होगा 0 होगा। और एक निर्देशांक बिंदु अगर x y दिया है तो आप ध्यान देंगे x को यहाँ भुज बोला जाता है एब्सिसा और y को बोला जाता है कोटि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो जब दो बिंदु दिया रहेगा x y तो x को जो है भुज बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। तो इस चीज़ को जो है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद जो है हम बात करेंगे, एक प्लेन हमने खींचा है देखिए x डैश y डैश, तो ये जो x अक्ष पे कहीं भी कोई बिंदु ले लेंगे तो भुज हो जाएगा, y अक्ष पे कहीं भी बिंदु ले लेंगे तो कोटि हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे दिया गया है कि बिंदु 3 -1 -2 -1 4 0 -2 3 0 -1 तथा 0 0 का निर्देशांक या कार्तीय तल में निरूपित कीजिए और यह भी बताइए कि उपरोक्त बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो इस चीज़ को, इस क्वेश्चंस को आप लोग समझेंगे। हम आपको इस क्वेश्चंस को अभी आपको बताएंगे कि इसको जो है कार्तीय तल में कैसे निरूपित करेंगे और प्लस वो किस चतुर्थांश में, ये हम इसको कैसे बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप लोग देखोगे कि सबसे पहले जो बिंदु दिया है हमारा, कि दिया गया बिंदु जो है 3 -1 -2 -1 4 0 -2 3 0 -1 तथा 0 0 है। तो इसको हम लोग कार्तीय तल में निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्तीय तल बना लेंगे x डैश y डैश, ठीक। अब इसमें हमको निरूपित करना है। तो देखिए पहला बिंदु दिया गया है कि 3 -1 यानी x पर 3 है और y -1 है, तो x पे 3 करेंगे, देखिए 1 2 3 ले लेंगे और y पे क्या है हमारा -1, तो y हमेशा जो है देखिए y अक्ष ये है और चूंकि माइनस तरफ है तो मूल बिंदु से नीचे जब नापेंगे तो माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा -1। तो इसको निरूपित करेंगे तो देखिए सबसे पहले x इधर हो गया x और फिर ये हो जाएगा y। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो x की जगह पे हम ले लेंगे 3 और y की जगह पे ले लेंगे क्या चीज़ -1। तो देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो है -2 -1, तो x पर -2, तो x पे -2 देखिए इधर नापेंगे तो -1 -2 और y पे -1 है तो -1, देखिए इधर नीचे आएंगे -1, तो -2 और -1 दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट B। इसी तरह एक पॉइंट दिया गया 4 0, तो 4 0 देखिए x पे 4 है और y पे क्या है 0, तो x पे 4 हम लोग ले लेंगे तो 1 2 3 4, तो देखिए पॉइंट C होगा जिसमें x तो 4 हो गया और x पे y की वैल्यू हमेशा 0 होता है, हम आपको बताएं तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। इसी तरह -2 3 है तो x पे -2, तो देखिए x पे -2 इधर लेंगे नेगेटिव साइड में -1 -2, y पे 3 प्लस है तो इधर 1 2 3, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए यहाँ पे हो गया तो -2 और 3 हो गया, पॉइंट D हो गया।
इसी तरह 0 -1, तो देखिए x पे 0 है, y पे -1 है, तो y x इधर है तो y पे -1 इधर आएंगे, तो ये पॉइंट होगा। देखिए x पे 0 हो जाएगा, y पे क्या हो जाएगा -1, और लास्ट में 0 0, तो 0 0 मूल बिंदु हो गया। अब जो है ये जो है इसी तरह हमने इसको निरूपित कर दिया, ये मेरा निरूपित हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये किस चतुर्थांश में, ये भी बताइए। तो देखिए जो पॉइंट ए है हमारा, पॉइंट ए देख सकते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो चतुर्थ चतुर्थांश में आ रहा है। फिर पॉइंट बी देखिए यहाँ पे हमारा है, तो पॉइंट बी जो है तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे चतुर्थांश में होगा। फिर पॉइंट सी देखेंगे, पॉइंट सी देखिए, पॉइंट सी किस अक्ष पे, एक्स अक्ष पे है, ये किसी चतुर्थांश में नहीं है बल्कि अक्ष पे है, तो जो है एक्स अक्ष पे हो गया। डी देखेंगे, डी जो है द्वितीय, फर्स्ट एंड सेकंड, तो द्वितीय चतुर्थांश में और आ रहा है पॉइंट डी। और फिर ओ क्या होता है, ओ जो मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, तो यहाँ पे लिख दिए 0 0। तो इस तरह से जो है हम जो है अगर बहुत सारे पॉइंट्स दिया गया है तो उसको हम कार्तीय तल में निरूपित कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है जो हमारा टॉपिक्स है सबसे महत्वपूर्ण है, वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दो बिंदु दिया है उसके बीच की दूरी फाइंड करना है। जैसे हमने देखिए एक तल दिया है, प्लेन दिया है, उस प्लेन में दो पॉइंट्स लिए हैं P और Q। P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक x2 y2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी आपको फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले पॉइंट है तो इस पर हमने एक लंब डाल दिया और यहाँ Q से एक लंब डाल दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए x1 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई है, x2 हो गई। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा क्या हो गया, y2 हो गया। तो हमने जो है इसको इस तरह से निरूपित कर लिया। अब देखिए x1 और x2, तो इसके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी जब हमको निकालना होगा तो x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, तो ये दूरी जो हमारा P और R जो हो गया वो x2 माइनस x1 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको Q R की दूरी निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये टोटल दूरी देखिए y2 है, और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो टोटल y2 में से y1 निकाल देंगे, तो ये जो दूरी निकलेगा Q और R वो y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब देखिए अब ये त्रिभुज बन गया ये, तो जब ये त्रिभुज बन गया और देखिए ये 90 डिग्री का है, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज PQR में PQR में जो है कोण R समकोण है। तो जब कोण R समकोण है किसी भी त्रिभुज में, जब कोई एक कोण समकोण होता है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का योग कर देंगे तो ये कर्ण का स्क्वायर निकल जाएगा। कर्ण यहाँ पे देखिए P और Q है, तो P और Q का स्क्वायर आधार के देखिए आधार ये है, आधार की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और लंब हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। यानी PQ की वैल्यू जो हो जाएगा, जब PQ करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये एक जनरल फार्मूला आपको मिल गया। कहीं भी जब दो बिंदु दिया है और उसके बीच की दूरी जब आपको निकालना है तो आप आसानी से जो है इस फार्मूले से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो नोट हमने देखिए दिया, एक पॉइंट ए दे दिया, एक पॉइंट बी दे दिया, इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका निर्देशांक x2 y2 है। अगर आपसे पूछेगा कि ए बी की लंबाई बताइए, तो ए बी की लंबाई के लिए फार्मूला आप देख लिए, निकल गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पहला पॉइंट हो गया नोट का। अभी नोट का सेकेंड पॉइंट देखिए, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक आयत दे देगा और ये आयत में चार बिंदु आपको दे देगा ABCD, चारों के निर्देशांक दिया रहेगा, ठीक। एक चतुर्भुज दे देगा और चारों का निर्देशांक दिया रहेगा, और आपको प्रूफ करना होगा कि प्रूफ करिए कि ये जो है आयत के शीर्ष है। तो आयत का शीर्ष होने के लिए पहले आयत का देखिए, आयत का परिभाषा होता है कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। और इनके जो विकर्ण होते हैं, देखिए विकर्ण BD हो गया और विकर्ण AC जो है ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो जब भी हमको चारों शीर्ष दिया रहेगा तो सबसे पहले हम इन डिस्टेंस फार्मूला से जो है बीच की दूरी वाला फार्मूला से निकाल के चारों का दूरी निकाल लेंगे और ये निकालेंगे कि BC जो है, आप देखिए AB जो है DC के बराबर होना चाहिए और AD जो है BC के बराबर होना चाहिए और BD देखिए B और D AC के बराबर होना चाहिए, विकर्ण है। तो जब ये सिद्ध हो जाएगा तब हम कहेंगे कि ये चारों बिंदु जो है ये आयत के शीर्ष है। तो ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है आयत के बाद जो है कभी कभी आपको दे देगा समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए। एक जो है चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि सिद्ध करिए कि यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसके लिए कंडीशन ये होती है कि इसमें आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है। देखिए ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, किंतु विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो आप देखे थे कि आयत में जो है विकर्ण भी बराबर होते थे और आमने सामने की भुजा बराबर होती थी, किंतु समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी किंतु विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर ये चारों बिंदु दिया गया है तो बिंदु फार्मूला से चारों की दूरी निकाल लेंगे, विकर्ण की दूरी निकाल लेंगे लंबाई, और निकालने के बाद जो हम सिद्ध करेंगे कि AB जो है DC के बराबर होना चाहिए और AD जो है BC के बराबर होना चाहिए और विकर्ण को आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तब जाकर हमारा प्रूफ हो जाएगा कि यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। उसके बाद कभी कभी आपको जो है सिद्ध करने के लिए आएगा, चार बिंदु दिया रहेगा और कहेगा कि आप सिद्ध करिए कि यह स्क्वायर यानी वर्ग के शीर्ष हैं। तो देखिए वर्ग यानी स्क्वायर की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये चार जो है पॉइंट्स ABCD दिया गया है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इनके विकर्ण की लंबाई जब निकालेंगे तो विकर्ण की लंबाई भी आपस में बराबर हो गई। तो ये चारों भुजा बराबर हो गई और विकर्ण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद जो है एक समचतुर्भुज होता है, आपसे समचतुर्भुज भी प्रूव करने के लिए कह देगा कि एक चतुर्भुज है उसके चारों जो है शीर्ष दिए गए हैं तो सिद्ध करिए कि यह जो है समचतुर्भुज के शीर्ष है। तो समचतुर्भुज जिसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं किंतु उनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ध्यान रखेंगे वर्ग में विकर्ण भी बराबर होते हैं और चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इसकी चारों भुजाएं तो आपस में बराबर होंगी किंतु दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो हम ऐसे जो है प्रूफ कर लेंगे, चार बिंदु दिया है तो चारों का जो है हम डिस्टेंस फार्मूला से चारों की साइड्स निकाल लेंगे, फिर विकर्ण निकाल लेंगे और देख लेंगे कि वो बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, तो ये भी दे देगा, एक त्रिभुज दे देगा, उसके तीनों निर्देशांक दिए गए हैं ABC, तो कहेगा कि प्रूफ करिए कि ये जो है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ध्यान रखेंगे ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं यानी 60 डिग्री का जो है ये एंगल बनाता है। तो तीनों भुजाएं आपस में AB जो है BC के बराबर और BC CA के बराबर हो जाएगा। तब हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि समबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। उसके बाद जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा आपसे कि प्रूफ करिए कि ये जो है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, कोई दो भुजा, मान लीजिए एक त्रिभुज ABC दिया गया है तो इसकी कोई दो भुजा देखिए जैसे AC जो है BC के बराबर है, ये दो भुजाएं बराबर हैं। तो जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। ये तीसरा कोण अलग होगा लेकिन उन दोनों जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें कोई दो साइड्स आपको प्रूफ करना होगा बराबर और एक जो है साइड्स बराबर नहीं होगा। तो हम देखिए हमने दिखाया है कि AB नॉट इक्वल टू AC यानी AB AC के बराबर नहीं है किंतु AC BC के बराबर है। तो कोई दो साइड्स निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से और अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। उसके बाद जो है ये भी हो सकता है कि समकोण त्रिभुज आपसे पूछ दे कि प्रूफ करिए कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते ही हैं कि अगर ये कोई त्रिभुज दिया गया और अगर ये समकोण है तो ये विकर्ण का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर। तो विकर्ण AC का स्क्वायर जो होगा बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग।
इस तरह से जो है हमारा जो है कभी कभी अगर आपसे पूछ देगा AC, तो जब AC पूछेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कर्ण में हो जाएगा। इसको हम क्या कर लेंगे, कर्ण में, यानी विकर्ण निकालना होगा तो कर्ण में हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, अब जो है डिस्टेंस फार्मूला के बाद जो है अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यानी आपको एक त्रिभुज दे देगा और त्रिभुज के 3 निर्देशांक आपको दे देगा और तीनों निर्देशांकों की मदद से आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, इसके 3 शीर्ष A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 दिया गया है और इससे घिरे हुए जो आकृति है इसका क्षेत्रफल आपसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 दिया गया हो। तो देखिएंगे इसके लिए एक सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कि 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। यानी ये फार्मूला लगा करके हम किसी भी त्रिभुज के उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे जिस त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए गए हैं। इसके बाद जो है इस फार्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब आपसे एक कोलिनियर प्रूफ करने के लिए देता है कि सिद्ध कीजिए कि जैसे 3 बिंदु आपको दिया गया है, 3 बिंदु समरेखीय कोलिनियर होंगे, यानी 3 ठो बिंदु दिया होगा और कहेगा कि आप इसको प्रूफ करिए कि तीनों कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब ये होता है कि 3 बिंदु एक ही लाइन में हो, यानी तीनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक सीधी रेखा बन जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। तो वो लीनियर होना चाहिए। तो कोलिनियर हमको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 शर्तें। एक तो शर्त 1 है जो डिस्टेंस फार्मूला से हम कोलिनियरिटी प्रूफ कर लेंगे। जैसे 3 बिंदु दिया है A B C और कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ये कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन में है, एक ही लाइन पे ये तीनों बिंदु पड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AB और BC का योग जो है AC के बराबर होना चाहिए। यानी सबसे लंबी भुजा जो है 2 अन्य छोटी भुजाओं के योग के बराबर हो। जो सबसे लंबी भुजा होगा वह जो होगा अन्य जो 2 छोटी भुजाएं होंगी उनके योग के क्या होगी, बराबर होगी। तो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे कि AC की लंबाई अगर AB प्लस BC, यानी AC की लंबाई AB प्लस BC के बराबर जब हो जाएगा तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये तीनों बिंदु कोलिनियर है। दूसरा चीज़ क्या होता है, दूसरी चीज़ जो है आप चाहें तो इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए अगर एक त्रिभुज हमने दे दिया गया ABC, तो ABC का आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन अगर इसी पॉइंट को A पॉइंट को अगर हम नीचे करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बिंदु जो है इस लाइन पे पड़ जाएगा। तो जब इस लाइन पे आ जाएगा तो ये एक लाइन हो जाएगा। जब एक लाइन हो जाएगा तो इसका कोई भी क्षेत्रफल नहीं होगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तब भी हमारा प्रूफ हो जाएगा कि वो तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं या समरेखीय हैं। तो समरेखीय प्रूफ करने के लिए ये 2 शर्तें हैं। आप चाहें तो डिस्टेंस फार्मूला से जो है AC बराबर AB प्लस BC प्रूफ कर लें, या चाहें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। अगर वो वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि वो तीनों जो निर्देशांक दिया गया है किसी त्रिभुज के ऊपर, उससे बनने वाला त्रिभुज जो है वो त्रिभुज नहीं होगा, बल्कि तीनों बिंदु एक लाइन पर हो जाएंगे। अब देखिए इससे संबंधित जो है कुछ इसके अनुप्रयोग देखेंगे हम लोग। अनुप्रयोग का तात्पर्य होता है कि अगर हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा, हमने कार्तीय तल पढ़ा, तो उनका इस्तेमाल जो है हम प्रश्नों में कैसे करेंगे। तो हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको लेकर के आए हैं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आप देखेंगे तो चीज़ें आपको और आसानी से समझ आ जाएंगी। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर हो तथा बिंदु 3 और 2 से 5 इकाई दूरी पर हो। देखिए एक बिंदु दिया है यहाँ पे 3 2, तो ये x अक्ष पे 1 2 3 और y अक्ष पे 1 और 2, 3 और 2 ले लिया हमने। अब कह रहा कि इस बिंदु से जो है y अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करिए जिसके बीच की दूरी 5 यूनिट हो। तो ध्यान रखिए y अक्ष पूरा है, तो इस बिंदु से ये बिंदु देखिए ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। यानी ये 2 बिंदुओं की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। क्योंकि अगर कोई बिंदु ऊपर होगा तो भी यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो 5 आ सकता है,
या अगर ये बिंदु जो है मूल बिंदु से नीचे अगर हो तब भी हम अगर इसको जो है डिस्टेंस फार्मूला से 5 प्रूफ करें तो भी हमारी सिद्ध हो सकती है। तो ऐसे कंडीशंस में जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को जब भी हम लोग हल करेंगे, देखिए दिया गया है कि चूंकि बिंदु y अक्ष पर है, क्या दिया गया है कि जो बिंदु है वो y अक्ष पे है, चूंकि हमको y अक्ष पे ही निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हमने आपको बताया कि y अक्ष पे x की वैल्यू जो है क्या होता है, 0 होता है। तो मान लीजिए कि इस पे जो एक पॉइंट हम ले लेंगे 0 और y हमको पता नहीं है, y हमको ज्ञात ही करना है, लेकिन चूंकि y अक्ष पे है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये 0y हमने ले लिया। तो अब 0y एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट 3 और 2 हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी दिया आपसे कि 5 यूनिट है, तो इन दोनों के डिस्टेंस फार्मूला से हम y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो देखिए इन दोनों के बीच का दूरी दिया है 5, तो हमने 5 लगा दिया, और डिस्टेंस फार्मूला जो है बीच की दूरी का फार्मूला होता है कि x में से x को घटाते हैं, y में से y को घटाते हैं, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप चाहे x1 में से x2 को घटाइए, चाहे x2 में से x1 को घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चूंकि ये स्क्वायर है इस वजह से। बाय द वे वैल्यू नेगेटिव भी आएगा, तो जब स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। इस वजह से आप चाहें तो x में से x को घटाएंगे, y में से y को, किसी में से घटाए, चाहे x2 में से x1 घटाइए या तो x1 में से x2 घटाइए। तो देखेंगे x में से x को घटाएंगे तो 0 में से 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर देखिए y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ रूट है, इधर रूट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करने पे हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे। तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और यहाँ जब इसका स्क्वायर करेंगे तो किसी कर्णी का वर्ग जब करते हैं तो कर्णी हट जाती है, तो ये कर्णी हट जाएगी, तो यहाँ बच जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो गया। फिर y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4 और माइनस 2ab, तो माइनस 2a एक जगह पे y और b की जगह पे 2। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया इस तरह से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, देखिए सॉल्व करते समय जो है हम लोग के पास जो है ये हो जाएगा 25 हो गया, और 9 और 4 मिलकर देखिए 13 हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर माइनस उतार दिया, ये 2 दूना के 4 वाई हो जाएगा। फिर अब हम 13 जब इधर लाकर माइनस करेंगे तो 25 में से 13 घटा देंगे तो 12 बचेगा, तो 12 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब पक्षांतर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y जब इधर आ जाएगा तो देखिए या तो इसको इधर कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y है, अब प्लस 12 जब इस साइड आएगा तो माइनस 12 = 0 हो जाएगा। अब इसका ये द्विघात समीकरण होगा, देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण हो गया। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य विधि हमने बताया था, या तो आप उससे कर सकते हैं और या तो चाहें तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। जैसे 12 का कोई 2 खंड ऐसा लीजिए जिसको जोड़ा जाए या घटाया जाए तो 4y के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 6 दूना 12, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y को लिख सकते हैं 6y माइनस 2y, 6y में से 2y घटाएंगे तो 4y आ जाएगा, और -12 है तो -12 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, देखिए ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये -6y हो जाएगा, और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y हो जाएगा -12। अब इन दोनों में देखिए y कॉमन है तो हमने y को कॉमन ले लिया, तो एक बचेगा वहाँ पे y और यहाँ पे बचेगा 6, तो y -6। देखिए 2 इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y और माइनस 2 × 6 = 12। तो एक कोष्टक में y -6 हो गया और दूसरा कोष्टक में हो जाएगा y + 2 = 0। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू -2, यानी जो निर्देशांक हो गया हमारा एक बिंदु 0,6 हो जाएगा और दूसरा बिंदु जो आ जाएगा 0-2। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, बिंदु यहाँ भी हो सकता है और बिंदु यहाँ भी हो सकता है। तो ये मेरा आंसर हो गया। स्टूडेंट अब एक एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे और उस एग्जाम्पल को भी जो है हम लोग समझेंगे। जैसे मेरा अगला एग्जाम्पल है क्वेश्चंस कि यदि 2 बिंदु 2, 1 और 1, -2 बिंदु x, y से समान दूरी पर हो तो सिद्ध कीजिए कि x + 3y = 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 बिंदु दिया गया है a और b। a की वैल्यू दिया है 2, 1 और c का मान दिया गया है 1, -2,
और एक बिंदु B है, हमको एक्स वाई दे रहा है और करा कि इस बिंदु से यह दूरी और यह दूरी बराबर है, इक्विडिस्टेंस है, समान दूरी पर है। यानी एक्स वाई से यह बिंदु और यह बिंदु दोनों समान दूरी पे हैं। समान दूरी का मतलब कि AB की जो लंबाई है वो BC की लंबाई के बराबर है। तब आपको सिद्ध करना है कि x प्लस 3y इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो देखिए हम सॉल्व करेंगे तो हमने तीन बिंदु A B C ले लिया। A की वैल्यू 2 1 और C की वैल्यू 1 माइनस 2, B की जगह पे जो है XY कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि दूरी AB बराबर BC, AB जो है BC के बराबर है क्योंकि B से A और C दोनों समान दूरी पे हैं, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला से हम AB का मान निकालेंगे। तो AB का फार्मूला निकालने के लिए रूल यही है कि देखिए x में से x को घटाते हैं, y में से y को घटाते हैं, अंडर रूट करेंगे। AB की लंबाई निकालेंगे तो अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह हम निकालेंगे BC। देखिए BC इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो x में से x को हटाएंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2। तो y माइनस और माइनस जब रखेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ कर्णी है तो जब दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो कर्णी से कर्णी हट जाएगा। जब कर्णी हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बचेगा। जब इसका वर्ग करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a का वर्ग 2 का वर्ग 2 दूना 4, फिर x का वर्ग और माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2 और में 2 का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस इसी तरह इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये गलत है, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। तो 1 माइनस वाई का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2y इक्वल टू देखिए इसका वर्ग करेंगे तो x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 और माइनस 2ab तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 2ab 2 दूना 4y। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, दोनों तरफ सेम साइन के साथ है। तो ये बचेगा 4 और 1 5 माइनस 4x माइनस 2y उतार दिए, यहाँ पे देखिए माइनस 2x बचा और 4 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया और प्लस 4y, तो यहाँ पे 4y लिख दिए। अब 5 देखिए दोनों तरफ है तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4y, क्योंकि माइनस 4x को हमने यहाँ उतार दिया, माइनस 2y हमारा यहाँ पे था। अब देखिए ये माइनस 2y को हम इधर ला दिए, सॉरी माइनस 2x, जो माइनस 2x हो जाएगा तो देखिए ये 4x तो ये है और माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x ये हो जाएगा। फिर इसी तरह माइनस 2y यहाँ पे है और प्लस 4y इधर आएगा तो माइनस 4y हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x में से 4x निकाल देंगे तो माइनस 2x और माइनस 2y और माइनस 4y मिलकर माइनस 6y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और माइनस 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस देखिए 2 3 6 बराबर 0, माइनस 2 का 0 में भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो ये मेरा सिद्ध हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो है डिस्टेंस फार्मूला का जो है उपयोग बहुत ज़रूरी होता है करना, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, ये हमारा कोलिनियर सिद्ध करना है। करा कि दिए गए बिंदु माइनस 6 4 3a तथा 7 4 समरेखीय हो तो a का मान ज्ञात करिए। तीन बिंदु दिया गया, देखिए माइनस 6 4 3 और a और 7 और 4 और करा कि समरेखीय है। समरेखीय का मतलब कि एक ही बिंदु पे है, तो करा कि प्रूफ करिए, ये आपको एक ही रेखा पे है तो आपको कहना है कि a का मान बताओ कि a का मान क्या होगा। तो आप देखिए तीनों बिंदु अगर एक रेखा पे हैं तो आपको मैं बताया हूँ कि अगर तीन बिंदु अगर एक रेखा पे होंगे तो तीनों से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो तीनों बिंदु अगर समरेखित तभी होंगे जब इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला हम आपको बता दिए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, चूंकि ये समरेख में है तो यहाँ पे 0 कर दिया 1/2
x1 की देखिए -6 है। फिर y2 का मान देखिए a है, तो a माइनस y3 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस x2 की जगह पे देखिए 3 है। फिर y3 माइनस y3 की वैल्यू 4 माइनस y1, और y1 की जगह पे देखिए 4 है, तो 4 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू 7 लिखेंगे। और फिर y1 माइनस y1 का मान यहाँ पे क्या है देखिए 4, तो 4 माइनस y2 कितना है a, तो यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद इस 0 में 1/2 का डिवाइड कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये हट जाएगा। यहाँ पे बचेगा -6 का गुणा करेंगे तो -6a, प्लस माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 चौको 24, प्लस 4 में से 4 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 में 3 का गुणा कर देंगे तो देखिए 0 हो गया, प्लस अब ये 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 में जब -6 का गुणा करेंगे तो -7 ही हो जाएगा। अब जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 7 और 6, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुड़ जाएगा, तो 7 6 13, -13 ही हो जाएगा, प्लस 24 और 28 52 हो जाएगा, तो यहाँ पे 52 लिख दिया हमने। अब इनको जब इस साइड लाएंगे तो -13a जब इक्वल टू से जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जो 52 प्लस था वो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 13a जो होगा वो 52 के बराबर हो गया, तो a की वैल्यू जो हो जाएगा 52/13, 13 बटा में हो जाएगा, तो 13 चौको 52, यानी 4 बार हो गया, तो a का मान क्या हो गया 4। तो हमारी a की वैल्यू निकल गई, यही हमसे आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह से देख रहे थे आप कि जो हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति का जो पार्ट 1 था वो ख़त्म हो गया। पार्ट 1 में इतना चीज़ें हैं, इसके बाद जो हमारा जब अगला टॉपिक पार्ट 2 आएगा तो पार्ट 2 में इसके आगे का जो पोर्शंस है उसकी चर्चा होगी। तो इस तरह से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे ऑडियंस, ये मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ। और फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो, और अगर पुराने हैं चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो जब भी आप मेरे वीडियो को देखें तो वीडियो को अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल घंटी को ज़रूर प्रेस करें। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम।